नमस्कार, करनॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ये ना केवल आरएएस प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जो कि 2021 में आपका होने वाला है। बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके साथ साथ आरएएस मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और हाँ, जो लोग आरएएस 2018 का इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए तो ये मान के चलिए कि इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। यदि आप महिला हैं तो आपसे ये 100% क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है कि पूछा जाएगा। पुरुष है तो पुरुष से भी पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है महिलाओं से संबंधित कानून और उनके अधिकारों की संपूर्ण जानकारी आज हम इस पूरी वीडियो में आपको देने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको हमारा जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये आपके आने वाले इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और हाँ, जो लोग आईएएस का मेंस अभी दे रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड जितने एक क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आता ही है। तो इसमें जो भी हम अधिनियम इत्यादि बताएंगे वो सारे अधिनियम जो हैं वो पढ़ सकते हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं और उनको कहीं ना कहीं जो है अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि महिलाओं को क्या क्या संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। उसके बाद ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया है 1956, जिसके बाद 2005 और उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको हम देखेंगे। उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये सारे जितने भी हैं, कि जितने भी हमने यहाँ पर आपको टॉपिक या बिंदु लेकर आए हैं, कानून लेकर आए हैं, वो सारे ही महिलाओं से रिलेटेड हैं। तो आपसे पूछा जाए कि महिलाओं के लिए क्या क्या अधिकार है तो आप आराम से जो है इनको बता सकते हैं। इनके अंदर की डिटेल भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इसके साथ साथ हम महिलाओं के लिए क्या क्या विशेष संस्थान है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग है, जैसे कि स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण है, बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना है और महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 है। ये बहुत सारी चीजें जो कि महिलाओं के लिए अभी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या संवैधानिक अधिकार महिलाओं को मिले हुए हैं, यानी संविधान में क्या क्या अधिकार है जो कि महिलाओं को प्राप्त है। सबसे पहला, महिलाओं के लिए कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। इसके साथ साथ राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 15(1) में लिखा हुआ है। हाँ जी, लिंग के आधार पर आप बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान, जिसे हम कहते हैं सकारात्मक आरक्षण, ठीक है, सकारात्मक विभेद। तो अनुच्छेद 15(3) में जो है ये कहा गया है कि महिलाओं के लिए और बच्चों के पक्ष में जो है वो सरकार के द्वारा विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसके बाद किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यह अनुच्छेद 16 में है। और इसी के साथ साथ पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका के साधन होंगे, यानी समान कार्य के लिए क्या है, समान वेतन। यह अनुच्छेद 39(a) और 39 घ में जो है इसको बताया गया है। तो ये सारे संवैधानिक अधिकार हैं। इसके साथ साथ और जो संवैधानिक अधिकार महिलाओं को मिले हुए हैं उनमें है न्याय को बढ़ावा देने के लिए अवसर, समान अवसर के आधार पर उपयुक्त कानून, मुफ्त कानूनी सहायता जो है महिलाओं को उपलब्ध कराई जाएगी अनुच्छेद 39(a) के तहत ही। इसके साथ साथ मातृत्व राहत का भी प्रावधान अनुच्छेद 42 में दिया। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, पता है, कि मैटरनिटी लीव की जो सुविधा महिलाओं को दी जाती है वो कौन से अनुच्छेद के तहत दी जाती है, या फिर कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि महिलाओं को जो है संविधान में कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसके साथ साथ मेंस में भी क्वेश्चन जो है आपके सामने आ जाता है। देखिए, भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए महिला की गरिमा के लिए अपमानजनक व्यवहार को त्यागना, यह अनुच्छेद 51(a) में दिया गया है। 51(a)(e) में क्या, कि महिलाओं के साथ गरिमा का व्यवहार किया जाएगा, उनकी गरिमा को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो ये भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ आपको पता है आर्टिकल नंबर 243(d)(3), जिसे हम कहते हैं पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन, और इसके साथ साथ 74वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि महिलाओं को जो है 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। ये न केवल जब पंचायत समिति के सदस्यों की बात होगी, ग्राम पंचायत के सदस्यों की बात होगी, इसके बाद जब उनके अध्यक्षों का चुनाव होगा, यानी सरपंचों की बात की जाएगी, या फिर पंचायत समिति में यदि हम बात करते हैं प्रधानों की बात की जाएगी, जिला परिषद में जिला प्रमुखों की बात की जाएगी, तो उन में भी जो है महिलाओं को 1/3 आरक्षण जो है सीटों में प्रदान किया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि ये संवैधानिक अधिकार जो महिलाओं को प्रदान किए गए हैं, चाहे हम आर्टिकल नंबर 14 की बात करें, 15 की बात करें, 16 की बात करें, 39 की बात करें, 51 की बात करें, 243 की बात करें, इन सभी आर्टिकल्स में जो है महिलाओं को विशेष जो है वो अधिकार दिए गए हैं।
ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट अधिकार जो महिलाओं को दिया गया वो है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत। सबसे पहले ये 1956 में आया था, इसके बाद इसमें संशोधन हुआ 2005 में, और अभी अगस्त 2020 में भी इसमें कुछ संशोधन हुआ है। ये इसके लिए ये इसी वजह से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, हिंदू पुरुष और हिंदू स्त्रियों में किसी प्रकार का उत्तराधिकार के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी यदि आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार में आपको उत्तराधिकार का नियम प्राप्त होगा। 11 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक हिंदू महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से प्राप्त है और ये इस बात पर निर्भर नहीं करते कि उसके पिताजी जीवित हैं या नहीं। यदि कोई लड़की है, उसकी शादी हो गई, शादी के बाद घर चली गई, परंतु यदि इस दौरान जो है उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसको अपनी संपत्ति में अधिकार तभी तक है जब तक उसके पिताजी जिंदा है। नहीं, वो अपने पिता की संतान है तो उसके पिता की संपत्ति में उसका अधिकार है। किसमें? जो पैतृक संपत्ति है। लेकिन हाँ, जो यदि बिल बना दी गई है तो अलग बात है, यानी अगर कोई बिल वसीयत बना दी गई है तो अलग बात है, अन्यथा पैतृक संपत्ति में जो पुत्र और पुत्री का अधिकार क्या होगा? बराबर होगा। और यहाँ पर ये याद रखने की बात है क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये जो उत्तराधिकार अधिनियम है वो मुस्लिमों पर, ईसाई पर, पारसी, यहूदियों पर भी अप्लाई होता है क्या? जी नहीं। यह जो निर्णय है वो संयुक्त हिंदू परिवारों के साथ बौद्ध पर, सिख पर, जैन पर, आर्य समाज और ब्रह्म समाज से संबंधित समुदायों पर भी लागू होगा। लेकिन मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी यानी जो 4 लोग जो भारत में निवास करते हैं, इन चारों लोगों पर जो है ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अप्लाई नहीं होगा। तो कई बार ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो आगे हमारा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये एक्ट भी महिला को एक विशेष अधिकार जो है प्रदान करता है, यानी महिला की सहमति के बिना उसका अबॉर्शन यानी गर्भपात नहीं किया जा सकता। अगर गर्भ के कारण महिला की जान को खतरा है या फिर वो मानसिक शारीरिक रूप से गंभीर परेशानी में है या फिर उसके गर्भ में पल रहा बच्चा विकलांगता का शिकार है तो अबॉर्शन कराया जा सकता है। यहाँ पर अगर महिला के साथ रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है और वह गर्भवती हो जाती है या फिर महिला के साथ ऐसे रिश्तेदार ने संबंध बना दिए जाते हैं जो कि वर्जित संबंध हैं और महिला गर्भवती हो जाती है तो उसको अबॉर्शन का अधिकार दिया गया है। लेकिन यदि किसी महिला की मर्जी के खिलाफ अबॉर्शन कराया जाता है, मान लीजिए उसके गर्भ में पता चले कि बिटिया है या फिर किसी अन्य कारण से उसके गर्भ यानी उसका अबॉर्शन यदि गर्भपात कराया जाता है तो ऐसे में जो व्यक्ति दोषी होगा, चाहे वो उसका पति हो, उसका बॉयफ्रेंड हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, यदि वो दोषी पाया जाता है तो उसको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। क्योंकि ये क्या है? एक हत्या का मामला है। आप गर्भ में पल रहे शिशु की जो आगे बड़ा होकर एक इंसान बनेगा, आप उसकी हत्या ही तो कर रहे हो, तो क्या है? उसमें उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान है। तो ये भी महिलाओं को मिला हुआ एक इम्पॉर्टेंट अधिकार है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट अधिकार है दहेज निषेध अधिनियम 1961 और दहेज निरोधक कानून 1986। देखिए, ये दोनों कानूनों को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन है बच्चों में कि वो समझ नहीं पाते कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, ये जो दहेज निषेध अधिनियम है 1961, उसके अनुसार दहेज लेने पर, देने पर या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। यानी ये साबित हो गया है कि आपने दहेज लिया है या फिर आपने दहेज दिया, यानी बेटी वालों ने दहेज लिया या फिर बेटे वालों ने दहेज लिया या फिर बेटी वालों ने दहेज दिया या फिर कोई मीडिएटर था जिसने दहेज का लेन देन करवाया। अगर ये साबित हो जाता है तो उस ऐसी स्थिति में 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए जुर्माना है। इसी के साथ साथ यदि किसी महिला को दहेज के लिए उत्पीड़ित किया गया है तो उसको आईपीसी की धारा 490A के तहत जो है, जिसे हम दहेज निरोधक कानून कहेंगे 1986, उसके तहत जो है उसको सजा का प्रावधान है। तो 2 चीजें हो गई। दहेज निषेध अधिनियम में तो साबित कर दिया, ठीक है, कि आपने दहेज लिया है, दिया है, आप सहयोगी हैं। और जो दहेज निरोधक कानून है उसमें यह है कि यदि आपने किसी महिला को परेशान किया है दहेज के लिए तो यहां पर जो है आईपीसी की धारा 490A जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग
मांग के मामले से संबंधित है के अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। यानी दूसरे केस में क्या था, साबित हो गया तो 5 वर्ष की कैद, यहाँ पर यदि आप उसको उत्पीड़ित कर रहे हो तो 3 वर्ष की कैद, वहां पर 15,000 रुपए का जुर्माना, और यहाँ पर जो है जुर्माने की राशि जो है वो कई बार तय की जाती है ना, न्यायालय के द्वारा। धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माने या दोनों, यदि वे लड़की के स्त्री धन को उसको सौंपने से मना कर देते हैं, ऐसी स्थिति में जो उस हिसाब से उसका जो है पूरा सारी चीजें जो है वो मैनेज करी जाती है। तो इस तरीके से जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कानून ये है। इसमें है क्या कि दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए 1986 में आईपीसी की धारा 490A का प्रावधान किया गया था और इसे दहेज निरोधक कानून कहा गया था। ठीक है, तो क्लियर है आपको। इसके साथ साथ अगर किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक, शारीरिक या अन्य किसी भी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है तो महिला की शिकायत पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। तो अक्सर जो यूज किया जाता है केस, महिलाओं के द्वारा जिस केस में जो है वो कार्रवाई की जाती है वो दहेज निरोधक कानून 1986 है। उसके बाद हम दहेज जो प्रतिषेध कानून है 1961 उस पर आते हैं। ठीक है, ये एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और एक गैर जमानती, यानी इसमें जमानत जो है वो नहीं प्रावधान की जाती है, एक संगीन अपराध होता है। 498A की धारा में पति या उसके रिश्तेदारों के ऐसे सभी बर्ताव को शामिल किया जाता है जो किसी महिला को मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाने या उसको आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाए, पता ही ना चले, कई बार होता है ना ऐसा कि असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है, तो और ये साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, तो आईपीसी की धारा 304B के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। तो ये भी महिलाओं के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, कानून है जो कि उनको सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है विशाखा गाइडलाइन। सब लोगों ने विशाखा गाइडलाइन के बारे में काफी हद तक सुना होगा और कई बार क्वेश्चन जो है विशाखा गाइडलाइन से पूछा जाता है, क्योंकि ये जो है वो राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान जो है वो आरपीएससी में जब भी इंटरव्यू होते हैं तो लड़कियों से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि विशाखा गाइडलाइन के बारे में आप क्या जानते हैं, विशाखा कौन थी, क्या कोई महिला थी, क्या था। तो हमें यहाँ पर क्लियर रखना है कि ये जो है वो भबरी देवी कांड से जुड़ा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जो विशाखा है एक एनजीओ था और इस एनजीओ के नाम पर जो है विशाखा गाइडलाइंस जो है लाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्लियर है एकदम। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि विशाखा हो सकता है किसी का छदम नाम है। कई बार इस तरीके के बच्चे भी रिप्लाई करते हैं कि तो छदम नाम नहीं, ये एक एनजीओ का नाम है बाकायदा। ठीक है, हाँ जी। विशाखा गाइडलाइन आई 1997, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी जिसकी वजह से जो है एक एक्ट लाया गया 2013 में, जिसका नाम रखा गया कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। रोकथाम, निषेध, निवारण, इसमें 3 वर्ड हैं। देखिए, इसकी रोकथाम करना, इसकी निषेध और निवारण, इन तीनों को ध्यान में रखकर जो है ये एक्ट इसमें जो है वो लाया गया है। देखिए, यौन शोषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में गाइडलाइंस तय की थी। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी वो सरकारी और प्राइवेट दोनों दफ्तरों में लागू की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर 12 गाइडलाइन बनाई थी, लेकिन इनका समुचित जो है वो पालन नहीं हो पा रहा था, इसलिए सरकार जो है एक अधिनियम लेके आई 2013 में। ठीक है, तो विशाखा गाइडलाइन कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन जो एक तरीके से यौन उत्पीड़न से जुड़ी हुई है। तो जिन संस्थाओं में 10 से अधिक लोग काम करते हैं उन पर यह अधिनियम जो है वो लागू होता है। यह अधिनियम 9 दिसंबर 2013 से प्रभाव में आया था। इसके अंतर्गत शिकायत समितियों का जो है वो गठन किया जाता है। ठीक है, मतलब एक उसी जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें एक शिकायत समिति होगी और उस समिति के पास जो है जिसमें महिला होना आवश्यक होता है उस समिति में। तो महिला जो है यदि उसका कार्यस्थल पर कहीं भी उसके साथ यौन उत्पीड़न उसका होता है तो समिति में जाकर जो है वो अपनी शिकायत दर्ज कराती है। पहले इस शिकायत समिति को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान नहीं की गई थी, लेकिन अब इन शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में सिविल कोर्ट की शक्तियां जो है प्रदान की गई हैं। इसमें यदि नियोक्ता यानी जो कंपनी का मालिक है, यानी जिसने कंपनी में उस महिला को जो है वो नौकरी दी है, तो यदि नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे 50,000 रुपए से अधिक का अर्थदंड भी भरना पड़ेगा। इस अधिनियम में जो भी प्रावधान है, जैसे कि एक समिति बनेगी या महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाएगा, महिलाओं के साथ जो है अच्छा व्यवहार किया जाएगा इत्यादि, यदि वो उनको पूरा नहीं करता है तो वहां पर जो भी उस कंपनी का उस संबंधित संस्था का
नियोक्ता होगा, है ना, उसको 50,000 रुपए का अर्थदंड जो है वो देना पड़ेगा। ये अधिनियम अपने क्षेत्र में गैर संगठित क्षेत्रों जैसे ठेके के व्यवसाय में दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों, घरों में काम करने वाली नौकरानियों, आयाओं आदि पर भी आदि को भी ये शामिल जो है वो करता है। तो इस गाइडलाइंस में बहुत सारी चीजें हैं, लगभग 10-12 चीजें हैं। चूंकि बहुत लंबा हो जाता है, हमने बनाया नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि एक एक एक्ट जो है हम आपके लिए धीरे धीरे लेकर आए और उनके क्या प्रॉज कॉन्सेज हैं, क्यों उनमें सुधार की और आवश्यकता, इन सबको हम डिटेल में बात करें। अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं कि महिलाओं के लिए कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से कानून जो हैं। नेक्स्ट है हमारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। आपने मूवी देखी होगी, एक मूवी आई थी थप्पड़, जिसमें एक कहा था कि केवल एक थप्पड़ ही तो मारा है, क्या हो गया, लेकिन कोई भी मुझे एक थप्पड़ भी नहीं मार सकता। केवल एक थप्पड़ लेकिन नहीं मार सकता, क्योंकि वो उसकी गरिमा से जुड़ा हुआ है। हमने देखा कि महिला को जो है वो संविधान में भी अधिकार मिले हुए हैं कि उसकी गरिमा का जो है पूरा ध्यान रखा जाए। यहाँ पर आपने नहीं देखी है तो आप देखिएगा, पीड़ित के खिलाफ हमलावर द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो है इसमें शामिल की जाती हैं घरेलू हिंसा में। यानी एक महिला जो घर में रह रही है उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, किस किस तरीके की हिंसा इसमें शामिल की जाएगी। क्या केवल थप्पड़ मार देना ही घरेलू हिंसा है, या फिर उसे गाली गलौज करना, उसको मेंटली टॉर्चर करना, उसको उसकी जरूरत के लिए पैसे नहीं देना, यानी वित्तीय रूप से उसको परेशान करना, ये सब कुछ भी घरेलू हिंसा के तहत आता है। तो यदि आपसे कह दिया जाए कि अच्छा ठीक है घरेलू हिंसा अधिनियम क्या है, तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया, जिसमें कुछ मुख्य 5-6 इसके आधार जो है वो तय किए गए, जिसमें शारीरिक शोषण, भावात्मक शोषण, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या वंचितता, आर्थिक शोषण, गाली गलौज, ताना मारना आदि जो है वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। घरेलू हिंसा अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है के स्वास्थ्य को, उसकी सुरक्षा को, उसके जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति एवं ऐसी क्षति जो असहनीय हो, जिससे महिला व बच्चे को दुख एवं अपमान सहन करना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं लेके गए, कोई पार्टी चल रही है और आपने क्या कर दिया, एक थप्पड़ मार दिया, या आपने कुछ और उसके साथ गाली गलौज कर दी। नहीं, महिला को गरिमा से जीवन जीने का पूरा अधिकार है, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने उसको जुए पर दाव में लगा दिया। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर भारत में जो है महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है वो अधिकार दिए गए हैं। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण का अधिनियम 2005 है। घरेलू रिश्तेदारी का आशय यहाँ पर है कि मतलब कौन कौन से लोग हैं जो घरेलू हिंसा में शामिल होंगे। मतलब मेरे साथ क्या केवल मेरे पति ने थप्पड़ मार दिया, गाली गलौज कर दिया, तो केवल क्या वही घरेलू हिंसा में नहीं, घरेलू रिश्तेदार यदि कुछ ऐसा काम करते हैं तो वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। घरेलू रिश्तेदारी का आशय किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच के उन संबंधों से है जिनमें वे या तो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या फिर कभी रह चुके होते हैं, वो भी घरेलू रिश्तेदार होंगे। यदि वो भी इस तरीके की हिंसा में शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी घरेलू हिंसा का जो है वो मुकदमा दायर किया जा सकता है। देखिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध के अधिकांश मामलों को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के तहत दर्ज किया गया 30.9%। और अभी कोरोना वायरस महामारी के दौरान तो घरेलू हिंसा के मामलों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि वो अपना एक फ्रस्ट्रेशन है जिसको केवल माना जाता है कि महिलाओं के ऊपर आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन ये गलत है और इसके लिए सरकार ने कानून बनाया हुआ है। अधिनियम के तहत पीड़ितों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, परामर्श और आश्रय गृह के साथ साथ आवश्यक होने पर कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ साथ प्रतिवादी यानी जो दोषी व्यक्ति है वो नुकसान की भरपाई के लिए पीड़ित को राहत प्रदान करेगा, जिसमें उसको आय, उसका चिकित्सा व्यवसाय, विनाश, क्षति या हटाने और हिट करने और पीड़ित और उसके बच्चे के रखरखाव से संपत्ति के नुकसान के कारण होने वाला खर्च भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। ये सारी चीजें जो है वो प्रतिवादी को देनी पड़ेंगी। ये जो है घरेलू हिंसा कानून के तहत आता है। इसके साथ साथ और महिलाओं को अधिकार जो प्राप्त है वो है, अब तक हमें लगता था, हालांकि हमारे समाज ने लिव इन रिलेशनशिप को अभी भी स्वीकार नहीं किया है, परंतु लिव इन रिलेशनशिप में यदि महिलाएं रहती हैं तो उनको भी कुछ अधिकार जो है वो सरकार के द्वारा दिए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा कानून के तहत प्रोटेक्शन का हक मिला हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी बनता है और आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। देखिए, मेंस में तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है और मेंस में तो आप मान के चलिए 100% की क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
तो मेंस में तो आप कैसे भी जो है महिलाओं को लेकर आपको यदि कोई आर्टिकल मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या निबंध लिखने को आ जाता है, तो इतनी सारी चीजें हैं जिनको आप समराइज करके जो है अच्छे से अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपके प्री में आ जाता है तो यहाँ पर भी आप इसको क्वेश्चन को जो है हल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपके इंटरव्यू में तो पूछा जा सकता है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं कुछ सरकार की तरफ से। यस, उनको घरेलू हिंसा कानून के तहत प्रोटेक्शन का हक मिला हुआ है। उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो वह उसके खिलाफ क्या कर सकती है, शिकायत कर सकती है। लिव इन में रहते हुए, लिव इन का मतलब होता है कि शादी से पहले एक महिला और पुरुष का साथ में रहना या दो वयस्क व्यक्तियों का साथ में रहना। लिव इन में रहते हुए उसे राइट टू शेल्टर भी मिलता है, यानी जब तक यह रिलेशनशिप कायम है तब तक उसे जबरन घर से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन संबंध खत्म होने के बाद ये अधिकार जो होते हैं खत्म हो जाते हैं। लिव इन में रहने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का भी अधिकार है, लेकिन पार्टनर की मौत के बाद उसकी संपत्ति में उसको अधिकार नहीं मिलता। यानी एक तरीके से गुजारा भत्ता ले सकती है लेकिन उसकी संपत्ति में उसको अधिकार नहीं मिलेगा। यदि लिव इन में रहते हुए पार्टनर ने वसीयत के जरिए संपत्ति लिव इन पार्टनर को दे दी है तो मृत्यु के बाद संपत्ति किसकी हो जाती है, क्योंकि वसीयत तो जिसके नाम लिखी जाती है, देखिए वसीयत तो उसकी ही हो जाती है। तो याद रखिएगा, लिव इन में रहने वाली महिलाओं को भी अधिकार जो है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है गर्भाधान पूर्व प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम, जिसको अपन PNDT अधिनियम 2002 कहते हैं। तो ये भी महिलाएं, छोटी सी कन्या भ्रूण हत्या से रिलेटेड है ये। यानी यदि लिंग चयन किया जाता है, लिंग का पूर्व परीक्षण किया जाता है और आपको पता चलता है कि वो महिला है, वो लड़की है, और यदि उसका गर्भपात करा दिया जाता है, उससे पहले यदि आप लिंग का परीक्षण भी करवाते हो तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये भी महिलाओं को एक वो सुरक्षा प्रदान करता है कि आप उसको इस दुनिया में, इस संसार में आने से पहले ही जो है उसकी हत्या नहीं कर सकते, उसे नहीं मार सकते। तो ये भी महिलाओं को प्रदान किया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है। इस अधिनियम ने सभी परीक्षण प्रयोगशालाओं के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर, जिसमें बिना लाइसेंस के प्रयोगशालाओं को चलाना भी शामिल है, उपकरणों को सील कर दिया जाता है। इनफैक्ट उसके लाइसेंस को ही रद्द कर दिया जाता है। उपयुक्त प्राधिकरण उपकरणों को सील करने के साथ साथ उनके उपयोग को प्रतिबंधित कर सकता है। लिंग चयन में जो लिप्त पाए गए दोषी हैं उनको जुर्माना राशि उनकी 50,000 रुपये से बढ़ाकर अब तो 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ साथ जो डॉक्टर है उसका रजिस्ट्रेशन भी क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। उसके निलंबन का अधिकार भी जो है इसके अंतर्गत है। तो ये भी महिलाओं को प्राप्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, का अधिनियम है, कानून है, एक सुरक्षा है, अधिकार है। उसके बाद है एक और इम्पॉर्टेंट कानून प्रावधान अधिकार जो कि महिलाओं को है, वो है मातृत्व लाभ कानून 1961, जिसमें संशोधन हुआ 2016 में, जिसे हमें मैटरनिटी लीव के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि यदि महिला सरकारी नौकरी में या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रही है तो उसे मैटरनिटी लीव लेने का अधिकार है, यानी हक है उसे। ठीक है, 2 बच्चों के लिए मातृत्व लाभ की सुविधा पहले 12 सप्ताह थी, अब वो बढ़ाकर लगभग 26 सप्ताह कर दी है, यानी लगभग 6 महीने की छुट्टियां जो है इसके अंतर्गत प्रदान की जाती हैं। और 2 से अधिक यदि बच्चे हो जाते हैं तो तीसरे के लिए केवल 12 सप्ताह की छुट्टी जो है वो उसको प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ कमीशनिंग मदर और अडॉप्टिंग मदर के लिए 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ जो है इसके अंतर्गत दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें घर से काम करने की सुविधा भी मिलती है और 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रैच का होना अनिवार्य किया गया, जिससे कि महिला अपना काम कर सके और अपने बच्चे को भी देख सके कि उसका भी पालन पोषण भरण पोषण ढंग से हो रहा है। जरूरत पड़ने पर जब उसे फीड कराना है तो उसके ऑफिस में ही उसका बच्चा हो और वो समय समय पर जो है उसको फीड करा सके। इस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट है कि महिला की सैलरी नहीं काटी जाएगी, उसे पूरी सैलरी और भत्ते दिए जाएंगे। यानी ये जो 6 महीने की जो उसकी छुट्टियां होंगी वो उसमें उसको उसकी सैलरी, उसके भत्ते पूरे जो है वो मिलेंगे। ये भी महिलाओं को प्राप्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके अलावा वे नौकरी, अपनी पूरी नौकरी के दौरान 18 वर्ष के होने तक कभी भी 2 साल की छुट्टी अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए ले सकती है। मैटरनिटी लीव के दौरान महिला पर किसी भी तरह का आरोप लगाकर उसको नौकरी से जो है वो नहीं निकाला जा सकता। आप ऐसे नहीं कह सकते कि चूंकि आपको पूरी सैलरी देनी पड़ रही है तो प्राइवेट
मतलब प्राइवेट कंपनी में यदि कोई आप इल्जाम लगा के महिला को निकाल दो, नहीं, उसकी जो मैटरनिटी लीव जो उसकी चल रही होती है उस दौरान आप उस महिला को निकाल नहीं सकते। अगर महिला का एम्प्लॉयर इस बेनिफिट से उसे वंचित करने की कोशिश करता है तो महिला इसकी शिकायत कर सकती है और महिला कोर्ट जा सकती है और दोषी को 1 साल तक की सजा भी इसके अंतर्गत हो सकती है। तो ये भी महिलाओं को प्राप्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, अधिकार है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो महिलाओं के लिए है वो है उनको फ्री लीगल एड जो है प्रदान की जाती है। यानी महिला चाहे उसको फ्री में यदि कुछ ऐसी स्थिति है जहां पर उसको जो है लीगल एडवाइस की जरूरत है, चाहे उसकी स्थिति सुदृढ़ भी है, उसके बावजूद उसको अधिकार दिया है गवर्नमेंट ने कि उसको फ्री में जो है वकील महुआ कराए, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। इसमें पुलिस जो है वो महिला की गिरफ्तारी के बाद कानूनी सहायता कमेटी जो होती है उसे संपर्क करती है और महिला की गिरफ्तारी के बाद उन्हें सूचित करती है। ठीक है, और ये जो लीगल एड कमेटी है वो महिला को मुफ्त कानूनी सलाह देती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को जो है वो सिर्फ उसके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी अच्छी है लेकिन फिर भी उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो सरकार ने उसको जो है ये अधिकार दिया है कि सरकार जो है एक लीगल एड कमेटी से संपर्क करके उसको मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आता है, ये स्त्री धन क्या होता है? देखिए, तो स्त्री धन के संबंध में भी महिला को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखिए, महिला को शादी के बाद उपहार के तौर पर कई चीजें दी जाती है, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा, इसके साथ साथ गाड़ी इत्यादि, उसे स्त्री धन कहते हैं। ठीक है, तो स्त्री धन पर लड़की का पूरा अधिकार होता है। इसके अलावा वर वधू को कॉमन यूज की तमाम चीजें दी जाती हैं, ये भी स्त्री धन के दायरे में आती हैं। अगर ससुराल में महिला का स्त्री धन अपने पास रख लिया है तो महिला इसके खिलाफ आईपीसी की धारा किसके तहत 406 के तहत शिकायत कर सकती है और कोर्ट के आदेश से महिला को अपना स्त्री धन जो है वापस मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है स्त्री धन, इसको लेकर भी महिला को जो है पूरे अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट अंतिम जो महिला का अधिकार मेरी तरफ से जो मैंने बताया उसमें अंतिम, बाकी का महिलाओं को और भी बहुत सारे अधिकार हैं, वो है पुलिस हिरासत में भी महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि महिला की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ही लेगी, ये भी बहुत क्लियर रखना है। महिला की तलाशी कभी भी कोई पुलिस जो कि पुरुष है वो नहीं ले सकता। इसके साथ साथ महिला को सूरज ढलने के बाद और सूर्योदय के पहले पुलिस हिरासत में नहीं लिया जा सकता है, ये भी क्लियर रखना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को नहीं पता होती और कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो हमें नहीं आती हैं चीजें समझ में, लेकिन ये है। अगर महिला को कभी लॉकअप में रखने की नौबत आती है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। बिना वारंट गिरफ्तार महिला को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होता है, उसे जमानत संबंधी अधिकार के बारे में भी बताना जरूरी होता है। गिरफ्तार महिला के निकट संबंधी को सूचित करना भी पुलिस की ड्यूटी होती है कि महिला को गिरफ्तार किया गया, ये पुलिस को जो है सूचित करे। इस प्रकार महिलाओं को लेकर बहुत सारे अधिकार जो है दिए गए हैं। तो यदि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन, देखिए प्री में आ जाए, मेंस में आ जाए, आएंगे ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और इंटरव्यू में भी, और महिलाएं हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सारे जितने भी मैंने अधिकार बताए, जितने भी मैंने अधिनियम बताए, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर आता ही नहीं है क्वेश्चन। और जितने भी जिस भी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, मैंने कोशिश की है सभी को जो है आपसे शामिल करूं। ठीक है, तो ये आप जरूर बहुत अच्छे से जो है इसको देखिएगा। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए कुछ विशेष संस्थान है, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग है। इसके साथ साथ स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण है 1/3 73वें 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और उसके साथ साथ बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना है और महिला शक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति भी बनाई गई। ये कुछ हैं जो कि कार्य कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये लेक्चर प्री, मेंस और आने वाले इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2021 जो कि RAS प्री आने वाला है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं